नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली डील को लेकर संशय की स्थिति लगातार कायम है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हम डील के नजदीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता इसके कंटेंट के बारे में अंदाजा लगाने से बचना चाहिए। तो ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी पूरी बात एक्स पर एक पोस्ट में लिखी है। अब्बास अरागची ने कहा कि हमारे जिम्मेदार और पारदर्शी रवैया अपनाएंगे तो और डील के सभी डिटेल्स सही समय पर जनता के साथ शेयर भी किए जाएंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्बास अरागची के इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर रिपोस्ट किया है और इससे संकेत मिलता है कि प्रस्तावित समझौते की शर्तों पर असहमति के बावजूद बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि डील की शर्तों को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इस पर संशय बरकरार है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि कई फेक सूचनाएं भी फैलाई जा रही हैं। तो ये खबर कितनी सच है कि समझौता होने वाला है, जिसमें कि अब्बास अरागची का नाम भी सामने आ जाता है, ये कहते हुए कि आने वाले दिनों में समझौता हो सकता है। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समझौते से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिका ईरान के बीच समझौते से जुड़ी बड़ी जानकारी। 14 या 15 जून को हो सकता है शांति समझौता। जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच डील संभव है, ये बड़ी खबर आ रही है। 14 या 15 जून को हो सकता है शांति समझौता। तो जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच डील संभव है, ये बड़ी खबर। अमेरिका ईरान के बीच समझौते से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 या 15 जून को हो सकता है शांति समझौता। जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच डील संभव है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच क्या ये जो युद्ध की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, समझौता हो जाएगा क्या? कुछ बड़े अहम मुद्दों पर बात जो है वो बन गई है, सहमति सामने आ रही है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर है कि 14 या 15 जून को शांति समझौता हो सकता है। जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच डील संभव है, जो बड़ी जानकारी सामने आई है। तो यहाँ पर 14 या 15 तारीख को शांति समझौता हो सकता है अमेरिका और ईरान के बीच। लगातार पहले भी कयास लग रहे थे कि क्या डील दोनों देशों के बीच हो सकती है, क्या प्रमुख बिंदुओं को लेकर बात बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो सकता है। 14 या 15 जून को शांति समझौता हो सकता है। और आपको बता दें, ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान के साथ रविवार या सोमवार को समझौता हो सकता है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से समझौता हो सकता है और रविवार या सोमवार को ये समझौता हो सकता है। तो ट्रंप की तरफ से ये बयान भी सामने आ रहा है, यानी कि इस खबर को एक बार फिर से पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप का ये बयान अपने आप में बड़े मायने रखता है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रविवार या सोमवार को समझौता हो सकता है। हालांकि जब वो बयान देते हैं तो बहुत ज़्यादा संशय उनके बयानों को लेकर होता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि अब्बास अरागची भी ये कह रहे हैं कि समझौते से जुड़ी हुई खबर सामने आ सकती है। लेकिन क्या ये एक तरह से डिप्लोमेटिक सिचुएशन है दोनों देशों के सामने, जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वो दोनों देश ही समझौते के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तक ईरान का रुख साफ नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है काफ़ी राहत भरी ये खबर हम कह सकते हैं, सुकून देने वाली खबर ये कह सकते हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। संवाददाता विकास सबरोल भी लगातार बने हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार और रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विकास सबरोल का। विकास, ये बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि अब्बास अरागची भी अब समझौते को लेकर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि समझौता हो सकता है। यानी ट्रंप तो अब तक कह रहे थे लेकिन उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अब जब अब्बास अरागची कह रहे हैं तो क्या लग रहा है कुछ राहत की खबर कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में 14 या 15 जून को देखने और सुनने को मिल सकती है क्या? देखिए गीतू, जैसे हालात बने हैं ऐसे में राहत की खबर कुछ समय के लिए तो जरूर है, लेकिन क्या वाकई ये समझौता होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से हालात बने हुए हैं, लगातार बैक टू बैक स्टेटमेंट्स हर 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन में चेंज हो रही हैं, तो ऐसे में चीजों को फाइनलाइज करना बहुत मुश्किल लग रहा है। और लग नहीं रहा कि अभी कितनी चीजें, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, उनको भी देखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि देखिए फिलहाल अगर जो यूएस है वो ईरान को तेल बेचने की मंजूरी देता है, ईरान के जितने भी एसेट्स हैं जो फ्रीज की हैं उनको खोलने की कहीं ना कहीं सहमति बनती है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई बात बनती है, तभी ये चीजें फाइनलाइज हो पाएंगी। वरना हर बार की तरह जिस तरह से लगातार पिछले 1.5 2 महीने से हम देखते आ रहे हैं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये बयान आता है कि समझौता हो रहा है, लेकिन अंत में होता नहीं है। हालांकि ये बात जरूर ये सामने आ रही है कि जिनेवा में दोनों समझौता करने जा रहे हैं, वहां बैठ के हस्ताक्षर भी होंगे, लेकिन जब तक हस्ताक्षर नहीं होते तब तक ये किसी तरह से समझौते को हम सोच नहीं सकते। क्योंकि हस्ताक्षर होने से अगर आधे घंटे पहले भी कोई एक भी ट्वीट दोबारा से कोई प्रोवोकेटिव ट्रम्प द्वारा किया गया तो समझो ये किए किराए पे पानी फिरने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर ये समझौता होता है तो एक बहुत राहत की बात है पूरी दुनिया के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, क्योंकि जिस तरह से तेल के गैस के दाम लगातार बढ़ रहे थे उनमें कटौती होगी और अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की कहीं ना कहीं पटरी पर आएगी। लेकिन ये देखना होगा कि भी सोमवार, जैसे कहा था, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स, वही कहानी यहाँ पर भी चल रही। जब तक सोमवार या रविवार का दिन नहीं आता, जब तक हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक चीजें कुछ भी किसी भी तरह से कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हालात पिछले इन दिनों में ऐसे रहे हैं कि कभी भी बाजी किसी भी तरह पलट जाती है, और इस बार भी ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी सब कहीं ना कहीं ये जरूर दुआ करेंगे कि समझौता हो। जी बिल्कुल दुआ करेंगे समझौता हो, और इससे यूं कहिए कि एक बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई भी देगा, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। देवनाथ सर, आपको क्या लगता है कि क्या दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है, या फिर एक तरह से कूटनीतिक बयानबाजी से कह सकते हैं, अब्बास अरागची जिस तरह से कह रहे हैं कि हाँ समझौता दोनों देशों के बीच हो सकता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम भी समझौता चाहते हैं, तो इसमें दोनों पहलू हो सकते हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ गीतू जी, हो ये रहा है कि 17 तारीख से मुहर्रम चालू हो रहे हैं जो कि 40 दिन के लिए चलेंगे। और शिया लोगों के लिए मुहर्रम बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। वो चाहेंगे, ईरान खासतौर से चाहेगा, शिया मुल्क है, कि मुहर्रम के दौरान ईरान में शांति बनी रहे। तो बातचीत एक पॉजिटिव दिशा में ले जाने के लिए ईरान तो बहुत उत्सुक रहेगा। जेनेवा में जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो ऐसा बता रही है कि वहां पर अमेरिकन्स अपने होटल्स में बुकिंग कर रहे हैं। ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी वहां बुकिंग कर चुके हैं, और पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि जेनेवा टॉक के दौरान या उसके पहले भी आजकल एक मेडिएटर या एक फैसिलिटेटर का बैक चैनल डिप्लोमेसी से कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिकेशन है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ, पाकिस्तान के जो मेडिएटर हैं वो आज रात शाम को, कल सुबह वहाँ पहुंच रहे हैं जेनेवा। सब पॉजिटिव इंडिकेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद अमेरिका एक हिंट दे रहा है कि वह हार्मुज का जो नाकेबंदी है वो मुहर्रम के दौरान लिफ्ट करेगा। खास तौर से त्योहार मनाने के लिए जो सब चीज़ों की दरकार पड़ती है, खाना पीना, फ्रूट्स, ड्रिंक्स, ड्रेसेस, टॉयज, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, तो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का नाकेबंदी किया है अमेरिका ने, जो ईरान के पोर्ट्स की नाकेबंदी किया है, उसको मुहर्रम के दौरान लिफ्ट कर सकता है अमेरिका। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए जिस तरह से पूरे हालात बने हुए हैं, इसमें समझना होगा कि आखिर क्या ये वाकई एक राहत देने वाली खबर है, या फिर ऐसा लगने लगा है अब्बास अरागची को यहाँ पर माथुर सर कि शायद अगर वो ऐसा बोलते हैं तो उनके व्यापार पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा उछाल जो है यहाँ पर शेयर मार्केट में देखने को मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक तरह से स्टेबिलिटी आ जाती है कुछ टाइम के लिए अगर इस तरह की खबरें फ्लोट होती है। तो क्या इसमें ईरान भी समर्थन करता हुआ दिख रहा है, या फिर ईरान वाकई चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर वो अपना मन बना चुके हैं कि अब वो न्यूक्लियर डस्ट नहीं रखेंगे? हालांकि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैसला तो तभी होगा दोनों देशों के बीच, समझौता तो तभी होगा जब न्यूक्लियर को लेकर कुछ बात बनती हुई नजर आएगी। तो क्या इस माहौल को समझे हम, कैसे क्या मायने निकाले जाए माथुर सर? देखिए, ऐसा है कि इसमें जो उनके सामने अभी ईरान के सामने जो स्थिति आई कि वो झगड़ा, उनको दबाव बहुत ज्यादा था उनके ऊपर, दबाव बहुत ज्यादा होने के कारण उनको रास्ता तो निकालना था कोई ना कोई। तो ये रास्ता निकला है, उनको मौका मिला इस समय जेनेवा के माध्यम से, और दुनिया भर के देश भी वहाँ इकट्ठे हैं।
तो फ्रांस में मिल रहे हैं, सब दुनिया के विदेश में सब लोग मिल रहे हैं। तो ये एक मौका, इस समय वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे तो दुनिया में उनकी जो साख खराब हुई है वो ठीक हो सकती है। दूसरा, एक बड़ी अजीब बात आई जो डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि हम लोग जो है रात के अंधेरे में ईरान का तेल चोरी करते थे। खुद अमेरिका बोल रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है कि हम अमेरिका में, हम वहां से ईरान से तेल चोरी करते थे। तो जब आपको भी चोरी करनी थी, इस पर फिर आपने कंट्रोल लगाया, तो आप जब खुद चोरी कर रहे हो, बाकी देश भी चोरी कर रहे हैं, तो फिर सैंक्शन लगाने का सेंस क्या है? इसलिए कोई सभी अभी केवल रास्ता निकालो, माल बिके, आपका भी, आप भी पैसा कमाओ, वही पैसा कमाए। एक बात ये निकलती है। दूसरा, जो आपको एक प्रश्न था कि एनरिच्ड यूरेनियम की बात है, तो एनरिच्ड यूरेनियम जो है जहां रखा गया है वहीं रखा रहेगा, क्योंकि उसको हटाया जाना बहुत मुश्किल का काम है। दूसरा कैसा है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती रहेगी, और एक 5 गीगावाट का वहाँ एक प्लांट लगाया, इलेक्ट्रिकल प्लांट लगाया ईरान में, जिसकी तैयारी थी। पर यह है कि जब ईरान ने, अमेरिका ने जब अटैक किया उनको ऊपर, तो वहाँ जो रशियन टेक्नोक्रेट्स थे उनको मैसेज किया गया अंदर से कि आप यहाँ से हट जाओ, क्योंकि यहाँ ब्लास्ट होने वाला है, आप मारे जाओगे। अब आश्चर्य की बात है, जिनको मारने जा रहे हैं उनको मैसेज कैसे किया जा रहा है? तो ये क्या होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियां एक दूसरे को खबर करती हैं। एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी काउंटर अपने दुश्मन देश को खबर करती है, भाई देखो तुम इंटेलिजेंस को, तुम भी अफसर हो, तुम मारे जाओगे इस आक्रमण में, तुम वहां से हट जाओ। और इसको कहते हैं डीप स्टेट, ये डीप स्टेट रिलेशनशिप यही है। तो इसके अंदर ये लोगों ने वहां उनको मैसेज किया, और जितने टेक्नोक्रेट्स रूस के थे वहां से हट गए, और वहां ब्लास्ट हुआ, उन्होंने अटैक किया। उसका खाली एक डिसैलिनेशन जो प्लांट था उनका, जो पानी का प्लांट था, उसको नष्ट करा उन्होंने। तो ये मुद्दा बना। अब दुनिया के सामने ये कि डेस्क जो रहा, जो एनरिच्ड यूरेनियम रखा है, ये वहीं रखा रहेगा, हटेगा नहीं। और इसका बाद में आने वाले टाइम में अगर अमेरिका या एवीकेएमजी कोई रास्ता निकालते हैं लोग, तो उसको फिर इसके काम में इस्तेमाल किया जाता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में। तो उसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। हाँ, ये है कि उसको शिफ्टिंग करना एक टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ भी एक्सीडेंटल सिचुएशन बन सकती है। तो कोई भी देश उसमें ऐसा करने की कोशिश करता है, अमेरिका भी करवाता है, दोनों गलती करेंगे। खैर ठीक है। अब इसमें दुनिया के सामने जो है कि इनकी जो समझौता हो रहा है, समझौते से दुनिया फर्क पड़ेगा, ये बात सही है। और वो किसी भी कारण से परिप्रेक्ष्य में हो रहा हो, पर उस समझौते से फायदा पड़ने वाला है। और यहाँ हॉर्मुज़ के अंदर जो, अब जब एक तरफ आपने नाकेबंदी की हुई है, दूसरी तरफ आईआरजीसी ने नाकेबंदी की हुई है, दोनों की नाकेबंदी के चक्कर में जहाजों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मुश्किल जा रहा है उसके ऊपर। तो अब इसका कोई रास्ता निकालना बहुत जरूरी है, और इसका कोई रास्ता निकलता है तो सबके लिए अच्छी बात रहेगी। जी जी बिल्कुल। और मनोज सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि 14 और 15 तारीख की चर्चा हो रही है चारों तरफ, क्या वाकई ये पॉसिबल है कि 14 और 15 तारीख को ये समझौता हो पाएगा? ये सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। समझौते पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, ये बड़ी खबर। समझौते पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान, हस्ताक्षर कब और कहां अभी फैसला नहीं है। समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। तो समझौते पहले इतना करीब नहीं था, समझौते होने तक अटकलें ना लगाएं, समझौता आखिरी चरण में है। तो अरागची कह रहे हैं, विदेश मंत्री हैं ईरान के, और ये कह रहे हैं कि अभी समझौता आखिरी चरण में है। विकास, पहले अपडेट आप इस खबर पर दीजिए। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा था, देयर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स, वही चीज हो रही है कि समझौता भी आखिरी चरण में है। कई चीजें हैं जिनको लेकर बात कहीं अटकती नजर आएगी। जो एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, जो उनकी नाकेबंदी की है, उसके अलावा यूरेनियम के संवर्धन पे जो खबर सामने आ रही है, हालांकि इसकी कितनी पुष्टि की जाएगी ये अभी आने वाले समय पता लगेगा, लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि यूरेनियम को ईरान में ही रखा जाएगा और उसको लो एनरिच यूरेनियम के साथ मिक्स किया जाएगा, ताकि उसकी डेंसिटी घटाई जा सके और उसको खाली परमाणु बिजली घर संयंत्र है उनमें यूज किया जा सके। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इस पे कहीं ना कहीं बात जो है वो बनती नजर आ रही है, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा पेज था। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, एसेट्स को लेकर, जो उनके नाकेबंदी की गई पोर्ट्स को, उनको लेकर जब तक कोई अमेरिका वो पॉइंट्स जारी नहीं करता, तब तक अरागची जो है वो समझौता नहीं करेंगे। और समझौता होने की जो अटकलें ना लगाए हैं, यही इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी भी कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको लेकर ईरान सहमत नहीं है। ईरान कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसके सारे एसेट्स रिलीज किए जाए। और खास बात इसमें यह है कि अभी तक इस पूरे जो समझौते में इजराइल को कहीं ना कहीं वो उसका जिक्र नहीं किया गया, और उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आईआरजीसी का ही प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, और जब तक हिजबुल्लाह पे आक्रमण बंद नहीं होंगे तब तक वो भी कहीं ना कहीं एक पेच अटका रहेगा। इसीलिए ऐसे बयान जो है ईरान की तरफ से आ रहे हैं कि समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समझौता अभी इतना नहीं हो पाया है। अभी इसकी अटकलें ना लगाई जाएं कि समझौता जल्द होगा, क्योंकि अभी इजराइल और हिजबुल्लाह वाला जो एक पेच है वो भी अटकता हुआ नजर आ रहा है। जी
बिल्कुल, यानी कि अभी समझौता बहुत नज़दीक नहीं है, यही माना जाए। तो मनोज सर, क्या माना जाए? पहले तो बोल रहे हैं कि 14 या 15 तारीख को ये समझौता हो सकता है, वहीं अब कह रहे हैं कि बहुत करीब नहीं है, आखिरी दौर में है। यानी अब्बास अरागची जो है बहुत ही बैलेंस बयान दे रहे हैं। अरागची वही जो कयास हम लगा रहे थे कि हो सकता है कि वो भी ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी शांति चाहते हैं, क्योंकि अब तक जिस तरह से ट्रंप अच्छे अच्छे बयान दे रहे थे कि हम तो समझौते के करीब हैं, हम समझौता चाह रहे हैं ईरान के साथ, तो ईरान के साथ एक रिजिडनेस दिखाई देती थी जब वो कहते थे कि हमें कोई दबा नहीं सकता और हम अपनी मांगों पर कायम हैं। जिस तरह से स्टेटमेंट आया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ्राइडे को आया है, और हम लोग पिछले दो तीन मंथ से यही देख रहे हैं कि जब वो फ्राइडे आता है तो नॉर्मली वो मार्केट में किस तरह से उछाल आए उसको ध्यान में जरूर रखता है। मार्केट ओरिएंटेड इनका स्टेटमेंट हम लोग देखते आए हैं, लेकिन और ये भी हम लोग देखते आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट कभी कभी बहुत सरप्राइजिंग वाला होता है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था इंडिया पाकिस्तान में जो वो युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें भी जो है किसी को लग नहीं रहता कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन एकाएक ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आता है और नॉर्मली वो लगभग खत्म ही हो जाता है। तो इस तरह का स्टेटमेंट एक पॉजिटिव वे में है और सभी लोग इसी तरह का स्टेटमेंट चाहता था। और नॉर्मली अमेरिका को ही डिसीजन लेना था कि इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए या फिर स्टॉप किया जाए, क्योंकि अमेरिका को अब 2 बार जैसे युद्ध हो गया, जैसे फरवरी 28 को हम लोगों ने देखा एकाएक ईरान पे हमला कर दिया। उसी तरह से हम लोग 2-3 दिन पहले भी देखे कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर के वो अमेरिका ने फिर से ईरान पे हमला कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को ऐसा लग गया कि कुछ ज़्यादा खास मिलिट्री यूज़ करने से कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं हो सकता है, तो हो सकता है ये भी अमेरिकन ने ज़रूर इस पे भी इसको आकलन किया होगा। वही वही हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रेशर तो था ही, वहाँ के लोगों का प्रेशर था, कांग्रेस का भी प्रेशर था। हम लोग देख रहे थे कि अमेरिका के विदेश मंत्री को कितना परेशानी हो रहा था कि जो भी सेनेटर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे इसको लेकर के भी, ये युद्ध में क्यों गए और क्या फ़ायदा हुआ और क्या होने वाला है। इस तरह से एक डिफेंसिव अप्रोच अमेरिका के विदेश मंत्री का रहा कि युद्ध तो है ही नहीं, सीज़ फायर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बात को ध्यान में रखते हुए अब अमेरिका को ऐसा लगा कि कुछ होने वाला नहीं है। वहीं महंगाई और इन्फ्लेशन अमेरिका में ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी लोगों में जो है आक्रोश था। और जिस तरह से हम लोग शुरू से ही हम देखें हैं कि ईरान का अप्रोच पॉजिटिव रहा है। जब अमेरिका ने कुछ सिग्नल दिया उसको एक सहजे अंदाज में उसका आंसर दिया। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा है, अब कितना डील में क्या हुआ, कौन ये कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। कितना अमेरिका ने बात माना ईरान का, क्या इकोनॉमिक सैंक्शन हटा देगा या युद्ध में जो ईरान का बर्बादी हुआ उसमें क्या उसको कॉम्पनसेट किस तरह से किया जाएगा, और मिडिल ईस्ट में ईरान का क्या रोल होगा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान जो है ऑलवेज डोमिनेशन में रहा है, और उसको लेकर के मिडिल ईस्ट कंट्रीज ऑलवेज जो है अमेरिका की ओर ध्यान दिया है। चाहे अब इसराइल पे हम लोग देखे थे कि 1 साल पहले लगभग जो है यूएई और ईरान और इसराइल के बीच एक समझौता होता है। चाहे सऊदी अरबिया भी कोशिश कर रहे थे कि इसराइल से एक दोस्ताना शुरू किया जाए, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला किया उसको लेकर के थोड़ा वो जो एक समझौता होने वाला था वो रुक गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव संदेश है। अब 14-15 का जैसे बताया जा रहा है कि अब जेनेवा में इसका टॉक होगा, और हम लोग कल ही डिस्कशन कर रहे थे कि G7 का मीटिंग होने वाला है और इसमें जो है ये मुद्दा ज़रूर उठेगा। तो ये भी एक ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप के ध्यान में होगा कि वहाँ पे अगर कोई डिक्लेरेशन इस तरह का निकल जाता है जो एंटी अमेरिका हो। हम लोग शुरू से ही देखे हैं कि यूरोपियन नेशन जो है एक्टिवली जो है इन्वॉल्व नहीं रहा है, और जो भी ट्रंप का इस तरह का स्टेटमेंट आया, इस तरह का एक्शन को साइलेंटली जो है ऑब्जर्व किया है। तो स्वाभाविक है कि ये भी एक प्रेशर होगा कि वहाँ पे इसका अगर डिस्कशन होगा तो फिर किस तरह से डिफेंसिव वे में किया जाएगा। वहीं जो है इजराइल का भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या इजराइल लेबनान पे जो हमला करते आया है पिछले 2 मंथ से, क्या वो फिर वो कंटिन्यू रहेगा, इसका कोई ट्रंप ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। और ये भी हम लोग देखते आए हैं कि ईरान ये बोला कि सबसे पहले इजराइल को जो है लेबनान पे हमला बंद करना पड़ेगा। हम लोग
पिछले 2-3 दिन से देख ही रहे हैं कि छूट-फूट जो है इजराइल किसी न किसी रूप में लेबनान पे हमला कर ही रहा है। तो इस पे भी डिपेंड करेगा ये पीस टॉक कि क्या इजराइल जो है वो ये मान जाएगा कि अब लेबनान पे हमला नहीं करना है। तो अभी बहुत से इफ एंड बट्स है और जब तक थोड़ा और आने वाले समय में लग रहा है कि आज या कल तक में कुछ और रिवील होगा कि जो समझौता हुआ तो किन-किन बातों पे समझौता हुआ। क्या इस समझौते में ईरान को कुछ मिला? तो स्वाभाविक है कि जब तक ईरान को कुछ एडवांटेज इस समझौता में नहीं होगा तो वो बात नहीं मानेगा। ये भी देखने की बात होगी क्या आईआरजीसी वो फॉलो करेंगे, हालाँकि उसके नरम दल के जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, जैसे विदेश मंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उनका तो ऑलवेज जो है सॉफ्ट स्टेटमेंट आया है। तो क्या उनके बात को आईआरजीसी वाले मानेंगे? वहीं अब मुस्तफ़ा खamenei का भी ये भी देखा जाएगा, वो भी स्टेटमेंट आया था उनका कि जब तक ईरान को जो है एडवांटेज पोजीशन में नहीं होगा तब तक जो है हम लोग कोई समझौता नहीं होने वाला है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ है और इसमें अमेरिका को ही देना है। इज़राइल को अगर समझौता होता है तो इज़राइल को ही सॉरी ईरान को ही जो है फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पिछले 30-40 ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान जो है एक इकोनॉमिक सैंक्शंस फेस कर रहा है और वर्ल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो है एक आइसोलेशन के रूप में जो है ईरान जो है फेस कर रहा है। किसी से ट्रेड नहीं है, ऑयल नहीं बेच सकता है। हम लोगों ने देखा कि इंडिया के साथ जो ऑयल का ट्रेड था इसको लेकर के भी अमेरिका ने पाबंदी लगा दिया और सामान बहुत कम हो गया। तो अब ये देखना ये है कि क्या इसमें ईरान का क्या क्या इसमें जो है एडवांटेज होता है और क्या अमेरिका सब कुछ दे देगा? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अमेरिका सब कुछ दे देगा। जिस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेट लेड जो ओबामा थे उन्होंने भी ईरान के साथ समझौता किया था और कुछ फंड भी दिया गया था। तो क्या अगर जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है ईरान में, क्या वो फंड अमेरिका अभी ट्रम्प देगा या नहीं देगा, इसको लेकर के भी एक इश्यू है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे ट्रम्प ने ओबामा को क्रिटिसाइज़ किया था कि आपने जो है जी, यूरेनियम जो बिल्कुल। आपको अपने पास रखना चाहिए तो आपने रशिया को दे यानी दिया। बहुत से ऐसे पहलू हैं जहां पर बात बनती हुई अभी भी दिख नहीं रही है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि समझौता होगा और आने वाले दिनों में बेहतर हो सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने बयान दिया है कि किए गए वादे निभाने ही होंगे। महत्वपूर्ण समझौते के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई बहाना नहीं। तो गालिबाफ की तरफ से बयान सामने आ रहा है और ऐसे में ये मानिए कि ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान माना जाता है। तो महत्वपूर्ण समझौते के लिए दूसरा रास्ता नहीं है और ऐसे में देवनाथ सर ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए समझ में आ गया है कि गालिबाफ क्या चाह रहे हैं, ईरान क्या चाहता है अमेरिका से समझौते के दौरान। हाँ गीतू, सबसे बड़ी बात है कि ईरान ये चाहता है कि 27 फरवरी को जिस तरह से हालात थे, पहले तो उस हालात में जाना पड़ेगा। यानी ईरान क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा। दूसरी बात है कि कुछ अभी इशारे मिल रहे हैं कि डेलीगेशन जो हैं, दूसरे जो स्टेक होल्डर कंट्रीज हैं, उनके यहाँ डेलीगेशंस पूरी तैयारी पर हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, तुर्की, मिस्र, बहरीन, ओमान। यहाँ के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी जेनेवा जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इशाक डार जो उनके विदेश मंत्री हैं वो भी जेनेवा जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। उसका मतलब ये लग रहा है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो वहाँ पर होंगे। स्टेक होल्डर्स जब इन सब देशों से वहाँ पहुँचते हैं तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये सब अमेरिका को मना रहे हैं कि क्योंकि देखिए होता ही है कि मुहर्रम बहुत बड़ा त्योहार होता है शिया देशों के लिए। तो ये जो जितने रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं सब गल्फ कंट्रीज से, मुस्लिम कंट्रीज से, ये डेफिनेटली अमेरिकन जो कंटिजेंट आएगा उसको समझाएंगे कि धार्मिक आधार पर बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट है कि मुहर्रम के 40 दिन के दौरान युद्ध ना हो। एक और चीज है जो कि भावना को समझना पड़ेगा कि मुहर्रम जो है वो शहीद लोगों को श्रद्धांजलि देने की एक परंपरा रही है।
और मुहर्रम के दौरान शहीद होने की, भविष्य में शहीद होने की जो भावना है उसको भी सिखाया जाता है नेक्स्ट जनरेशन को। तो डेफिनेटली ऐसे मौके पर अगर मुहर्रम के समय में अगर ये युद्ध चलता रहा है तो दोनों चीजें होंगी। एक तो ईरान की जो यंगर जनरेशन है उनमें देश के लिए जो मर मिटने की भावना है उसको बल मिलेगा, और दूसरी बात है कि मुहर्रम के समय में अगर युद्ध चलता रहेगा तो फिर ईरान के आम लोग भी सोचेंगे कि अमेरिका विलेन है, इजराइल विलेन है, दूसरे अरब मुल्क ज्यादातर सुन्नी है वो भी विलेन है। तो इन सब भावनाओं से हटने के लिए एक MOU, मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि समझौता नहीं कह सकते लेकिन अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, साइन हो सकता है सोमवार तक। उससे डोनाल्ड ट्रंप को भी एक पॉलिटिकल लीवरेज मिल जाएगा कि G7 की मीटिंग के दौरान वो जब जाएंगे तो वो G7 की मीटिंग में सीना चौड़ा करके चल पाएंगे, अपने बयानों को सीना चौड़ा करके दे पाएंगे। हो सकता है नोबेल पीस प्राइज की बात फिर से छेड़ पाएंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में ये देखना होगा कि ये वाकई ये जो रास्ता है ये सही तरफ जा रहा है या फिर इसमें अभी और भी मोड़ आने बाकी हैं। माथुर सर, क्योंकि गालिबाफ अगर इस तरह का बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसे हालात बनते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं कि कुछ और सोचा जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है कि इसमें चेहरे तो अलग अलग हैं और समय के हिसाब से अपना मतलब की पूर्ति करने के लिए सब लोग उसके लिए, और युद्ध में होता भी वैसा भाई, हर दोनों देशों के बीच में समझौता जब भी होता तब भी मतलब की बात ही सामने ली जाती है। तो यहाँ मतलब की बात ही सामने लाई जा रही है, एक बात है। दूसरा कहता है मतलब तो चाहिए पर उसको फुलफिल कैसे करना है, कहीं तो समझौता करना पड़ेगा, समझौता से ही काम होगा, क्योंकि दूसरा चीज आदमी आपके ऊपर बैठा हुआ है सर पे चढ़ के, इसलिए सर पे चढ़े हुए आदमी से निपटना पड़ेगा। अभी देखिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया, अरबी में वो उन्होंने लेबनान के लोगों के लिए संदेश दिया है कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे जो कुछ फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट के लोग भी उस पर शामिल हैं, ये सब मिलके वहां पे एक प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं और वहां की जनता को परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप वहां की जनता को उन्होंने अपील की है कि आप लोग जो है खुलकर ईरान के सरकार को बोलें कि हमारे साथ IRGC प्लस ये हिजबुल्लाह और ये दूसरे जो इनके फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन जिनको फंडिंग करते हैं ये लोग, ईरान फंडिंग करता है, इसकी स्टॉप करें और इस जगह शांति लाने में मदद करें। क्योंकि अगर ऐसा लड़ाई चलती रहेगी तो इसराइल को अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अंततः वो इसराइल पे अटैक करते हैं तो उनको काउंटर अटैक करना पड़ता है। इसमें नुकसान कोलेटरली और दूसरा ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से लेबनान की पब्लिक का होता है। तो इसको आप ठीक करें। तो ये जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है इसके कारण इनके सामने एक बात आ रही है कि ये इनको सुधारना पड़ेगा उस चीज को, एक बात है। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप कोई समझौता करते हैं सबसे पहले दुनिया को कॉन्फिडेंस में लें कि हम अपने प्रॉक्सीज को पीछे हटाएंगे, दुनिया प्रॉक्सीज नहीं चलाएंगे, इस पर दबाव होना चाहिए ईरान पर, क्योंकि ये ईरान का गलत मूव है और इसके कारण ही दुनिया में अनरेस्ट है और कोई कारण नहीं है। बाकी अगर वो अमेरिका नहीं आता वहां पे, अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल। ये चीज उनके माथुर सर, एक बार फिर से आपका रुख और करेंगे, अभी आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, एक बार टेक्निकल दिक्कत को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, देखिए जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, न्यूक्लियर को लेकर क्या लग रहा है, कोई रास्ता निकल सकता है क्या? क्योंकि न्यूक्लियर डस्ट को ट्रांसफर करना ही अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, या फिर इस पर अमेरिका अपना कब्जा कर लेगा? आखिर ये जो न्यूक्लियर वाला मामला है वो कैसे सुलझेगा? शुरू से ही जो है ईरान का रहा है कि न्यूक्लियर हम नहीं बनाएंगे। हालांकि उन्होंने लगभग 60% जो है एनरिच्ड यूरेनियम बना लिया था चुपके चुपके। और जिस तरह से फरवरी 27-28 को जो वार्ता हो रही थी उस समय भी जो है ईरान लगभग तैयार था कि हम इस पे जो है आगे न्यूक्लियर पे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। और रिपीटेडली उसका इसी तरह का स्टेटमेंट रहा है। लेकिन ट्रंप और का जिस तरह से अप्रोच रहा कि इजराइल के दबाव में आकर के ईरान पे जो हमला किया और कंटिन्यू करते रहा, और इजराइल का ये शुरू से ही रहा था कि किसी तरह से जो इकोनॉमिकली और जो उनके पास आर्म्स है, चाहे जो उनके पास ड्रोन है, चाहे वहाँ पे जो भी है उसको इतना डैमेज कर दिया जाए, मिसाइल है इतना डैमेज कर दिया जाए कि इजराइल के लिए किसी को कोई खतरा ना हो। इसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इजराइल के झांसे में आ गया और इस तरह का युद्ध हो गया। तो शुरू से ही जो है वो ईरान का अप्रोच रहा है।
और ये सिविलाइज्ड कंट्री है, और हम लोग देख रहे हैं कि अननेसेसरी जो है वो इस युद्ध में जो है अब इकोनॉमिक सैंक्शन जो फेस कर रहा है वो ईरान, ये चाहेगा कि उस पे ज़रूर सबसे पहले कंट्रोल लगे। एक और शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया गया है ईरान द्वारा, उसमें उन्होंने टोल की बात कही गई है कि हम टैक्स लेंगे। इसको लेकर के वो क्या बात आगे बढ़ती है, क्या होगा, इसको लेकर के भी वो मुझे लग रहा है कि देखने की बात होगी पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ का, क्योंकि वो अगर कुछ भी टोल अगर बढ़ता है तो सभी के लिए एक एडिशनल बर्डन हो जाएगा। वहीं जो है एक सिक्योरिटी की बात शुरू से ही ईरान द्वारा कहा गया है कि ईरान को जो है सिक्योरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि जब मन हो इज़राइल हमला कर दे लेबनान पे, चाहे ईरान पे, चाहे अमेरिका जब चाहे तब हमला कर दे। तो ये भी एक ईरान के लिए बहुत बड़ा इश्यू है कि अमेरिका को जब साइन होगा एग्रीमेंट पे, तो ये ज़रूर ध्यान रखा जाएगा कि जब मन आए वह हमला नहीं कर सकते ईरान पे। ईरान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सिविलाइज्ड कंट्री है, और इस तरह का किसी न किसी रूप में जो है एक इकोनॉमिक पाबंदी लगा देना, चाहे ट्रेड किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड पे बैन लगा देना, तो इस तरह के इश्यूज़ हैं जिसको ईरान जो है इस वार्ता में ज़रूर फोकस रखेगा। इसमें अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो यूज़ किया गया है अमेरिका द्वारा, एक पोस्टमैन के तरह ही किया गया है, क्योंकि अगर समझौता 14-15 को जो बात कही जा रही है वो जेनेवा में बात कही जा रही है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान को वो सिर्फ यूज़ किया गया है, जो क्रेडिट मिलना चाहिए शांति वार्ता के लिए, शायद अमेरिका पाकिस्तान को भी नहीं देना चाह रहा है और नहीं देगा। जेनेवा में इस तरह का टॉक होने का इंडिकेशन यही लग रहा है। वहीं जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस हम लोग जिस तरह से ये भी लग रहा है कि सऊदी अरब और यूएई, कुवैत हो और बहरीन हो, जिस तरह से सेकंड बार जो वार शुरू हुआ इसमें भी देखा गया कि ईरान जो है अमेरिकन बेस पे जो है हमला किया, और वहाँ के सॉवरेनिटी पे भी जो एक बट्टा लगा है, और ये भी जो है अमेरिका पे ज़रूर जी। एडिशनल दबाव ज़रूर लगा होगा, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का टॉक इनिशिएटिव फिर से शुरू हुआ है। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि जो हालात बने हुए हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर देखिए ये जो पूरा माहौल बना हुआ है देवनाथ सर, अभी जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, इसका हम इंटरनेशनल मार्केट पर क्या असर देखेंगे? कल हमने देखा काफ़ी शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला, लेकिन बाकी देशों पर क्या असर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर क्या कुछ हो सकता है? गीतू जी, अभी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, पिछले 2 महीने में मैक्सिमम चांस है कि एक अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाएगी। तो एमओयू जो है वो लीगली बाउंड नहीं होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत ऐसे हो सकती है कि जेडी वांस अमेरिका की तरफ से आएंगे और गालिबाफ ईरान की तरफ से जाएंगे। एमओयू पर साइन होगा, और साइन के दौरान ये तय किया जाएगा कि आस्ते आस्ते निकट भविष्य में सभी पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस किए जाएंगे। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ईरान चाहता है कि सैंक्शंस हटा दिए जाएं, तो ये तो बहुत ही वास्ट डिस्कशन की दरकार है, क्योंकि पिछले 45 साल में 4,500 सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के ऊपर। तो अगर एक एक सैंक्शन को भी 1 घंटे के लिए डिस्कस किया जाए, तो सिर्फ सैंक्शंस पे ही 4,500 घंटे की डिस्कशंस की दरकार है। तो वो दिखाता है कि मैग्नीट्यूड। तो एक झटके में अमेरिका नहीं कहेगा कि हमने सारे सैंक्शन हटा दिए। ईरान भी एक झटके में यह आशा नहीं कर रहा कि सारे सैंक्शन हटा दे। एक एक करके सैंक्शन हटाएंगे, फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस। छोटे छोटे सैंक्शंस लगाए हैं। ईरान के जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका नहीं पढ़ने जा सकते, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है पहले। अमेरिका ईरान समझौते से जुड़ी एक बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से इशाक डार ने बात की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जिनेवा जाएंगे, तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी जिनेवा जाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से इशाक डार ने बात की है।
तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जिनेवा जाएंगे, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी जिनेवा जाएंगे। सर, पहले इस बड़ी खबर को समझते हैं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देवनाथ सर, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जिनेवा जाएंगे? आखिर उनका इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है यहाँ पर? हाँ गीतू, क्या हुआ है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ऐसे आता है कि पाकिस्तान ने कुछ हद तक मेडिएशन कराने की कोशिश की थी। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, लेकिन इस पृष्ठभूमि में सबसे ज्यादा उभय पक्ष की जो नॉलेज है वो पाकिस्तान को पूरा मालूम है कि अमेरिका क्या चाहता है, किस तरह से चाहता है। पाकिस्तान को पूरा मालूम है कि ईरान क्या चाहता है, किस तरह से चाहता है। अब देखो, पाकिस्तान ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी अभी तक ईरान से दुश्मनी नहीं हुई है, क्योंकि ईरान ने कोई बमबारी पाकिस्तान के ऊपर नहीं की है। तो बाकी सारे जो मुल्क हैं उनमें थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है। बतौर मेडिएटर वो शायद सक्सेसफुल ना हो। क्या हो रहा है कि ईरान ने सभी खाड़ी देश के सभी देशों पे छोटे बड़े हमले कर चुका है। तो ये सब खाड़ी देश के जो हैं वो अमेरिका की तरफ उनका झुकाव रहेगा। ईरान से वो थोड़ा शुद्ध हैं, नाराज हैं। तो पाकिस्तान भले ही पोस्टमैन वाला काम करें, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करेगा कि न्यूट्रल पोस्टमैन नजर आए। अब गीतू, एक और चीज जो हो रही है कि अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान के ऊपर हमले रोके हुए हैं, और जब तक G7 की मीटिंग खत्म नहीं हो जाती, यानी आज से लेके अगले एक हफ्ते तक अमेरिका अपना पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए ईरान के ऊपर या पर्शियन गल्फ में छोटे मोटे हमले नहीं कर रहा है। एक और चीज जो है, IRGC ने भी कुछ हद तक अपनी ड्रोन्स को पावर कंट्रोल में रखा हुआ है, और सब जहाज जो वहां से गुजर रहे हैं उनको चैलेंज करते हैं, लेकिन फिर जाने दे रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान भी एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है ताकि दुनिया के देशों में एक खबर जाए कि ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए तैयार है। ये जो हम बार बार इंटरनेशनल मीडिया में, पश्चिमी मीडिया में बात होती है टोल टैक्स की, असल में टोल टैक्स कोई बड़ा मुद्दा है नहीं गीतू। अगर पेट्रोल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत $60 से बढ़कर $100 तक चली जाती है, यानी $40 का इजाफा हो जाता है सिर्फ अमेरिका और इजराइल की सनक की वजह से, तो उसमें $1 मात्र पर बैरल अगर टोल टैक्स दिया जाता है या लिया जाता है, तो ये कोई बिग डील नहीं है। ऐसी कोई अर्थ शेकिंग बात नहीं है कि टोल ले रहा है तो फिर से बमबारी चालू कर दो, क्योंकि टोल का इस्तेमाल जब किया जाएगा तो वो ईरान ने भरोसा दिलाया है कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उस टोल का इस्तेमाल करेगा। $1 पर बैरल, ये तो मतलब ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। दुनिया के लोग तो, उनको गुदगुदी हो जाएगी कि अगर $1 ईरान ले ले और उनके शिप्स को जाने दे। देखिए, दुनिया के लोग प्रसन्नता पूर्वक, शिप के जो मालिक हैं, ऑयल टैंकर्स की जो होल्डिंग कंपनीज हैं ऑयल टैंकर्स की, तो खुशी के मारे $1 पर बैरल देने के लिए राजी हैं कि भाई जाने तो दे रहा है फाइनली। बिल्कुल। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ राहत यहाँ पर बनकर जरूर निकलेगी। माथुर सर, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरह से ईरान ने पहले भी कहा कि जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन एक तरह से एक जो मामूली टैक्स है वो तो ज़रूर अब लगना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ आगे आप देख रहे हैं कि एक तरह से नीति यहाँ पर शुरू हो जाएगी, चाहे वो मेंटेनेंस के नाम पर एक सोच तो आई गई है कि कुछ ना कुछ टैक्स यहाँ से वसूल लिया जाए इस रास्ते से जो गुजरता है? ऐसा कि टैक्स वसूलने की जो सोच है ये अपने आप में गलत चीज है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मैरीटाइम लॉज हैं उसके हिसाब से जो दुनिया के जाने के समुद्री रास्ते हैं हमने आप कोई किसी से टैक्स नहीं ले सकते। एक चीज है, ये गुंडागर्दी है। इससे अच्छा तो पेरेंट्स अच्छे हैं कि वो समुद्री डाकू लोगों से लूट के पैसा ले लेते हैं। तो आप बताइए, पूरे देश और देश का काम ये है दुनिया को तंग करना। ये अधिकार किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून ऑलरेडी फिक्स है। इसके ऊपर कोल्ड वॉर के जमाने में सब संधि हुई है, आज की संधि नहीं है ये सब। तो इसको जब कोल्ड वॉर के समय, जब ये अमेरिका और रूस के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन थी, उस समय संधि की गई और नियम तय किए गए। इसमें फ्रांस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ब्रिटेन ने भूमिका निभाई, इटली ने भूमिका निभाई। ये तब मिलकर सब देश के दुनिया के सामने रास्ता बनकर तैयार हुआ।
तो ऐसे में एक पुराना कानून है, उसको पालन किया जाना चाहिए। और किसी भी देश को किसी को टैक्स लेने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम्हारे पैसे की जरूरत है, कोई दूसरी जरूरत है, तो ईमानदारी से बिल करो ना भाई। तुम तेल बेच रहे हो, तेल बेचो, और अपने आप को जी। रेगुलराइज करो। तो जब तेल तुम्हारा दूसरा देश बेच रहा है, तुमको पैसा लेते रहो उनसे, वो कर सकते हो। तो तेल बेच के तुम डंडा लेके बैठोगे, हर किसी को तंग करोगे, इससे अच्छा जितना तेल बेच रहे हो उसके ऊपर पैसा ले लो, आप ज्यादा ज्यादा महंगे भाव में बेच लो। फिर तो खरीदने के वाले के ऊपर है कि भाई महंगा जी बेचेगा तो हमें खरीदना है कि बिल्कुल। नहीं और खरीदना, ये बात माथुर की सर, बात एक आएगी। बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं पहले जरा। 3 नाविकों की मौत के मामले में भारत काफी सख्त दिख रहा है। भारत ने खाड़ी में हुए हमलों पर नाराजगी जताई है। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। कमर्शियल शिपिंग पर कार्रवाई ठीक नहीं है। एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से बात की जा रही है कि कमर्शियल शिपिंग जो हो रही है उस पर अगर कार्रवाई होती है तो वो ठीक नहीं होती है। और ये बड़ी खबर है क्योंकि 3 नाविकों की मौत के मामले में भारत काफी सख्ती के साथ खड़ा हुआ है और ऐसे में अपनी नाराजगी जता दी है। खाड़ी देशों में 3 नाविकों की मौत की खबर है। माथुर सर, आपसे इसमें समझना चाहेंगे जो हालात बने हुए हैं, यहाँ पर 3 नाविकों की मौत की बात सामने आ रही है, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? और ये मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबर है। ये मेडागास्कर का एक जहाज, डंडा लगा हुआ जहाज था, मर्चेंट शिप था, जिसके ऊपर अटैक किया। उसमें 24 भारतीय थे, भारतीय क्रू के मेंबर्स थे, और उनके ऊपर अटैक किया। उसमें 3 लोगों के बारे में पता नहीं चल रहा है कि वो लापता है। आज खबर मिल रही है कि मर गए, क्या हुआ है, पर उनका अभी तक पता ये था कि लापता है। तो अब ये है कि ये दुनिया के जितने भी मर्चेंट शिप्स हैं, इनके अंदर जो नाविक रखे जाते हैं, वो ज्यादा बेस्ट सेलर्स जो है वो हमारे भारतीय ज्यादा हैं। जो हमारे यहाँ के लोग प्रोफेशनल भी ज्यादा हैं और होशियार भी हैं, तो उनको रखा जाता है। दुनिया की जितनी भी जहाज कंपनियां हैं, वो पहली प्रायोरिटी पे हिंदुस्तानियों को जगह देती हैं। जैसे दुनिया में जितने भी जहाज चल रहे हैं समुद्र के अंदर, उनके अंदर भारतीय सबसे अधिक है। वो भारतीय जहाज नहीं है, अब जहाजों के साथ भी बड़ा जब अलग अलग हिसाब है कि एक देश का, जैसे चाइना का जहाज जा रहा है, उसको इस बेल्ट से निकलना है, तो हो सकता है वो किसी बल्ती कंपनी के देश का जहाज झंडा लगा लेगा, तो उसको अनुमति रहती है, खाली पेंट करना रहता है और नाम लगाना चेंज करना होता है। तो ऐसे करके जहाज अपना रूप बदल लेते हैं, जबकि जहाज हो रहा पेरेंटली किसी कंपनी का जहाज है। अब जैसे चाइना के बहुत सारे जहाज मलेशिया के थ्रू जाते हैं, तो मलेशिया एक कम टैक्स लेने वाली कंट्री है, तो उनका टैक्स पर उनका तो ज्यादातर पहली जो शिपिंग कंपनी है मलेशिया में है। इसका पनामा एक स्टेट है, पनामा उसका जहाज चलती है, छोटा देश है, टैक्स कम लगता है, तो लोग नाम टैक्स के जहाज रजिस्टर कर लेते हैं। तो ये सब दुनिया की पूरी ट्रेड है वो चल रहा है। तो इसमें जो देखने वाली बात यहाँ यही है कि जो चीज सहूलियत की है वो सब लोग पसंद करते हैं। तो आप सहूलियतें जितनी दोगे दुनिया में लोगों को, उतना चीज ठीक रहेगी। आप उसमें कॉम्प्लिकेशंस खड़े करोगे तो झगड़ा शुरू होगा। और इसमें 2-3 बातें और निकल के आती हैं कि जो झगड़े करने वाले लोग हैं, उनके झगड़े करने की जड़ क्या है। जड़ है कोई एक ऐसा पैसा जो जनता में से नहीं हो रहा है, कि लोगों को हो रहा है। अब ईरान के अंदर अगर लोग अभी भी ईरानी लोग बहुत सारा जो इसमें यूएसए में है, रह रहे हैं, वो पढ़ते हैं वहां पे, लड़के पढ़ते नहीं है तो नौकरी काम धंधे करते हैं। वो ईरान छोड़ दिया उन्होंने लाल मुझको अमेरिका में रहने के बीच में आपको कहा जाना है। आपके नेटवर्क में समस्या आ रही है माथुर सर, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होंगे। तो मनोज सर, देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, और ऐसे में अब हमें क्या कुछ उम्मीद करनी चाहिए अगर ये समझौता हो जाता है, उसके बाद क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या ईरान में एक बार फिर से ये माना जाए कि अमेरिका का कब्जा होता हुआ दिखाई देगा? क्या ईरान के तेल को लेकर अमेरिका फैसले ले पाएगा? क्या कुछ हालात बनेंगे समझौते होने के बाद? अगर समझौता हो जाता है तो सबसे पहले तो वर्ल्ड के लिए, मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि तेल का भाव बढ़ने से जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ और पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ जो है किसी न किसी रूप में बहुत ही अफेक्टेड हैं। और इसको जो है एक पॉजिटिव जाएगा। और ईरान को रिकंस्ट्रक्शन होने में जिस तरह से जो भी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको लेकर के भी वहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि किस तरह से वहाँ रिकंस्ट्रक्शन होता है। इसको लेकर के क्या अमेरिका क्या उसमें कुछ लिबर्टी देता है? जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान के प्रॉपर्टीज़ को अमेरिका ने सीज करके रखा है। और जिस तरह से हम लोग देखा कि यूएई ने जो है $3 लाख जो बोला गया था कि ईरान पे हमला नहीं होगा, यूएई पे हमला नहीं होगा, इसके एवज में जो है $3 लाख दिया गया था ना, कि वो अभी भी वो डिनाई कर रहा है। तो अभी जो है धीरे-धीरे जो है ईरान के साथ जो है डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है एक ट्रेड शुरू होगा। और स्वाभाविक है कि ये पॉजिटिव
ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा रहेगा। अगर ट्रेड ईरान का सभी कंट्रीज़ के साथ बढ़िया होता है तो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और इसमें जो है अमेरिका का ही ज़्यादा रोल रहेगा कि वो किस तरह से वहाँ पे सैंक्शंस हटाया जाए। और अमेरिका को मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो दबदबा हम लोग देख रहे हैं कि उसको कंटिन्यू अमेरिका चाहेगा कि वो रहे, भले ईरान पे ना हो, लेकिन जितने भी और कंट्रीज़ हैं, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे बहरीन हो, ये सब ओमान हो, ये सब कंट्रीज़ पे जो है जैसे पहले से जिस तरह से अमेरिका का दबाव था, एक दबदबा था, वो कंटिन्यू रखना चाहेगा। और ईरान को ये ज़रूर हिदायत दी जाएगी कि हमारा संबंध जो डिफरेंट मिडिल कंट्रीज से है वो वैसा ही रहेगा, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं इजराइल पे जिस तरह से एक थ्रेट रहता है ईरान को लेकर के, उस पे भी लगता है समझौता होगा कि आप अननेसेसरी कोई स्टेटमेंट इजराइल के खिलाफ नहीं दे सकते हैं। और जो हिजबुल्ला जो लेबनान में वो एक इजराइल के लिए थ्रेट बना है, उसको लिए भी जो है वार्ता हो सकती है कि आप हिजबुल्ला को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से एक एंटी इजराइल एक माहौल बना है मिडिल ईस्ट में, जी उसको भी जो है वो चाहेगा कि इस पे भी जो है ब्रेक बिल्कुल। लगे। तो देखते हैं कि जिस तरह के कयास लग रहे हैं कि 14 और 15 जून को ये समझौता होगा, और क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता वाकई संभव है, क्या बात बनती हुई दिखाई देगी, राहत की खबर आएगी या नहीं, ये देखना होगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।